वही लास्ट क्लास तक मैंने वर्क एनर्जी इन पावर स्टार्ट करा दिया था। वर्क एनर्जी थ्योरम हमने लास्ट वीक कंप्लीट किया था। कुछ न्यूमेरिकल्स करो। वही विजिबल है सबको? ये क्वेश्चन सबको विजिबल है? चलो जल्दी से इसका आंसर बता दो, क्या होगा? ये सब एक एक मिनट के क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करते जाओ, बस देखते जाओ, होता जाएगा। ये सब चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। वरुण का आंसर आ रहा है सेकंड। आयशा का भी 2 आ रहा है। अमरीश का भी 2 आ रहा है। अस्का का 1 आ रहा है। पोल यूज करना जरा इसमें, जल्दी जल्दी फिल कर दो, मुझे अंदाजा लग जाएगा आप में से कितने गलत कर रहे हैं। भाई बस 10 सेकंड और है, 10 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर दूंगा। ये जल्दी जल्दी आंसर करो। बस इसके आगे लोगों के आंसर्स ही नहीं आ रहे, सिर्फ 50% का है। मेजॉरिटी गलत कर रही है, मेजॉरिटी गड़बड़ कर रही है। भाई सेकंड क्यों होगा? देखो स्प्रिंग में डिस्कस किया था हमने, जो वर्क डन होता है स्प्रिंग का, वर्क डन डिपेंड करता है कि इसमें एक्सटेंशन या कंप्रेशन कितना है। ये सिखाया था मैंने वर्क डन का एक्सप्रेशन, वर्क डन बाय स्प्रिंग इज माइनस k बाई 2 x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ये तो वर्क डन बाय स्प्रिंग है। वर्क डन बाय बॉय जो होगा वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग होगा। तो वर्क डन बाय बॉय आ जाएगा इट्स k बाई 2 इट्स x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। देखो इनिशियली जो स्प्रिंग थी दैट वाज अनस्ट्रेच्ड, तो आप लिख सकते हैं x1 इज 0। फाइनली आपने स्प्रिंग को स्ट्रेच कर दिया बाय डिस्टेंस x, सो x2 विल बी x। तो ये वर्क डन आ गया, वर्क डन बाय बॉय इज k बाई 2 इट्स x स्क्वायर माइनस 0, इट्स 1 बाई 2 kx स्क्वायर। भाई बस के डिस्प्लेसमेंट से स्प्रिंग ज्यादा स्ट्रेच तो नहीं होगी ना। बस के डिस्प्लेसमेंट का स्प्रिंग पर क्यों कोई इफेक्ट पड़ेगा? स्प्रिंग में जो भी वर्क डन होता है वो तो एक्सटेंशन या कंप्रेशन पर डिपेंड करता है। ये होगा, ये नहीं होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई ये समझ में आया सबको? रब कर दूं इसे? हाँ वरुण, किसी की भी रिस्पेक्ट में गए,
अर्थ के रिस्पेक्ट में करें या किसी भी रिस्पेक्ट में करें, जो भी वर्क डन होगा ना स्प्रिंग का, वो डिपेंड करता है स्प्रिंग किस अमाउंट से स्ट्रेच या कंप्रेस हुई। अगर आप बिल्कुल विद रिस्पेक्ट टू आप जो लॉजिक यूज कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो आप एक काम करो ना, ये जो x1 होगा ये x1 होगा 0 प्लस एस, भाई इनिशियल डिस्प्लेसमेंट में भी तो ऐड होगा, फाइनल में भी ऐड। अर्थ के रिस्पेक्ट में ये कितना भी मूव कर जाए, स्प्रिंग का जो वर्क डन होगा वो डिपेंड करेगा कि स्प्रिंग स्ट्रेच कितना ज्यादा कर रही है, वो एक्सटेंशन इस बस के मूवमेंट से तो डिपेंड नहीं करेगा। सलमान अगर एक्सेलरेट करे तब चेंज होगा। हाँ, अगर ये बस एक्सेलरेट करना शुरू कर दे तो एक फोर्स और आ जाएगी, सूडो फोर्स, तो फिर आप वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स प्लस वर्क डन बाय सूडो फोर्स हो। भाई क्लियर है ये? और कोई डाउट इसमें? अमरीश, आमिर का तो ठीक था, सलील, वरुण, क्लियर हो गया सबका? नेक्स्ट देखिए, ये एक एक मिनट के क्वेश्चन हैं, जल्दी जल्दी कर दो इन्हें, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। एक एक मिनट के क्वेश्चन हैं। बता दो जरा मुझे आंसर्स क्या आ रहे हैं। थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, तो बहुत सीधे सीधे क्वेश्चन। और प्लीज यार एक काम किया करो, आंसर्स ना इस पोल में भी और चैट रूम में भी, तब इस पोल से एग्जैक्टली ये नहीं पता चल पाता कौन क्या कह रहा है, मुझे बस पब्लिक परसेंटेज का अंदाजा हो जाता है। जो चैट रूम है उस चैट रूम में भी मेंशन कर देना तुम्हारा आंसर क्या है। आमिर, वरुण, अच्छा रुको मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ, फिर शायद फिर तुम्हारा इंटरनेट कुछ बेटर हो जाए। रुको रुको, शायद इंटरनेट इससे तुम्हारा कम बैंडविड्थ यूज होगी, कम परेशानी आएगी। अमरीश, आंसर, सलील, पास, रजा, एक एक का नाम लेके चीज करो ना। सबका ए आ रहा है। हाँ ये इजी, इसमें ज्यादा परेशानी होनी नहीं चाहिए। चलो भाई इसे देखो, work done is change in kinetic energy. Work done is final kinetic energy minus initial kinetic. इसको लिख सकते हैं हाफ m फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 20, इनिशियल कितनी है 10, so that's half into 2, it's 20 square minus 10 square 300। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसमें भी लोग गड़बड़ कर रहे हैं, इसमें भी अच्छा खासा नंबर है जो गड़बड़ कर रहा है। फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, इनिशियल माइनस फाइनल थोड़ी ना होगा।
नेक्स्ट देखिए, 3-4 क्वेश्चन है जो मैंने कराया था लास्ट उसी पर। इसको करना जरा। प्लीज चैट रूम में भी डालते हैं ना, साफ दिखता रहेगा मुझे। सिंपल वॉक डन पर है, इसमें ज्यादा कुछ करना तो है नहीं। बस ये चेक कर लेना, अब से जो मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ वहाँ हो सकता है मल्टीपल करेक्ट हो। अब से जो मैं दे रहा हूँ वहाँ हो सकता है मल्टीपल करेक्ट हो जाए। वरुण का आया, आमिर का आया, दीपांशी, उसका और कैलकुलेट करो। पता नहीं वरुण, अभी डिस्कस करेंगे करेक्ट और रॉन्ग क्या है। डी। हाँ भाई, करेक्ट आंसर डी है। करेक्ट डी है, डी करेक्ट। अब जहां मैं उम्मीद करता हूँ तुम गलत करोगे वहां ज्यादातर लोग सही करते हैं, और जो सीधी सीधी चीजें होती हैं वहां गड़बड़ मारते हो। वॉकडन, ये जब स्टार्टिंग में मैं वॉकडन करा रहा था तब मैंने आपको सिखाया था वॉकडन इज एफ डॉट डी आर। फोर्स आपको ये गिवन है, दिस इज एक्स वाई स्क्वायर आई गैप प्लस एक्स स्क्वायर वाई जे गैप, ये फोर्स है। डॉट डी आर, डी आर इज डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। जब आप डॉट लोगे आई कैप का डॉट लोगे आई कैप के साथ, जे कैप का डॉट लोगे जे कैप के साथ, तो ये आ गया एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई। लिमिट आपको पता है, 0 0 से लेकर ये पाथ 40 है, x 40 तक जा रहा होगा, और y तो 0 ही है। अब ये जो एक्सप्रेशन है ना, इस एक्सप्रेशन को देखो, यहाँ पर dx लिख रहे हो y आ रहा है, dy लिख रहे हो x आ रहा है। x और y को, x और y में रिलेशन निकाल लो।
वो रिलेशन तुम सेमी सर्कल की इक्वेशन से भी निकाल सकते हो। और एक आसान काम और हो सकता है, इस पूरे को तुम ऐसे लिख दो, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इस पूरे को तुम ऐसे जस्ट रख दो, दिस इज डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई, देखो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 क्यों लिखा है? अगर मैं इस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करता हूँ तो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y हो जाएगा, प्लस अब वाई स्क्वायर एज इट इज रहा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, y को डिफरेंशिएट किया था dy आएगा, x को डिफरेंशिएट किया था dx आएगा डिवाइडेड बाय 2, इसे और इसे कैंसिल कर देगा, दोबारा से वही टर्म आ जाएगी जहां से आप चले थे। पार्शियल डेरिवेटिव ऐसे भी करते हैं, तो d/2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, इट्स 1/2 इंटीग्रल ऑफ d एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, लिमिट ऑफ इंटीग्रल x जा रहा है 0 से लेकर 4 तक, और y जा रहा है 0 से लेकर 0। देखो भाई यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। इस पूरे एक्सप्रेशन को ना पार्शियल डेरिवेटिव यूज कर कर ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लिखने का देखो लॉजिक समझो, अगर मैं तुमसे कहता हूं कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अलग ऑपरेशन है, अगर इसे मैं डिफरेंशिएट करूं तो दोबारा से यहाँ आ जाओगे, देखो 1/2 डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसे डिफरेंशिएट करते हैं, 1/2 तो कांस्टेंट है, अलग चला गया, एक्स स्क्वायर को एज इट इज छोड़ दिया, प्रोडक्ट रूल, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2y dy प्लस अब आप एक्स स्क्वायर को वाई स्क्वायर को एज इट इज छोड़ दो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x dx, इस 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, ये 2 कैंसिल हुआ, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर वाई डी वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स। तो देख लो इसको डिफरेंशिएट कर कर दोबारा आप यहीं आ गए, दैट मीन्स इस पूरे को आप कंबाइन कर कर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं। अब ये जो dx, देखो dx का जो इंटीग्रल होता है, अगर dx को इंटीग्रेट करोगे तो x आएगा, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का जो इंटीग्रल होगा ये इंटीग्रल आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, लिमिट इज x की लिमिट 0 से 4 और y की लिमिट 0 से लेकर 0 तक। तो y तो कांस्टेंट है, y तो चेंज नहीं कर रहा है, यहाँ y की जगह आप 0 रख दो तो टोटल वर्क डन ही तुम्हारा 0 हो जाएगा। y में तो कहीं कोई चेंज नहीं है, y तो कांस्टेंट है थ्रू आउट द इंटीग्रल, y चेंज नहीं कर रहा तो टोटल वर्क डन विल बी 0। चलो इसे लिखो जल्दी से, फिर नेक्स्ट देखते हैं, एक दो क्वेश्चंस और हैं बस, वो कराया था मैंने लास्ट क्लास में। रब कर दूं इसे हम, अरे नहीं, ऑरेंज लाइन रिप्रेजेंट मेजॉरिटी, ऑरेंज लाइन रिप्रेजेंट मेजॉरिटी। क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। मल्टीपल करेक्ट हो सकते हैं, यहाँ भी 1.5 मिनट, 1 मिनट 1.5 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए।
मल्टीपल करेक्ट हो सकते हैं इसमें, इसमें मल्टीपल करेक्ट हो सकते हैं, ख्याल रखना इस बात का। अमरीश चेक करो कहीं और ऑप्शंस तो करेक्ट नहीं है। 2 and 4 4 2 and 3 चलो भाई बहुत टाइम हो गया। करेक्ट है, अब बस करेक्ट उठाने, इनकरेक्ट नहीं। फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, फोर्थ करेक्ट, सिर्फ एक थर्ड है जो इनकरेक्ट है। देखो रीजन समझो भाई, ये पहला वाला तो कम लोगों को आ रहा था, फर्स्ट वाले को क्यों इग्नोर कर रहे हो? ये दिया है तुम्हें भाई, जितनी स्ट्रिंग तो मासलेस है, जितनी फोर्स अप्लाई करोगे उतनी टेंशन डेवलप होगी, टेंशन विल बी 40 न्यूटन। जितनी फोर्स अप्लाई करोगे नीचे उतनी ही टेंशन डेवलप होगी, टेंशन आ जाएगी 40 न्यूटन। चलो जी टेंशन खत्म हो गई, अब यहाँ आ जाओ इसमें। यहाँ पर जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं इस मास के ऊपर, देखो डाउनवर्ड जिसका वेट एक्ट कर रहा होगा 2g, ऊपर टेंशन एक्ट कर रही है t, ये ऊपर जा रहा है। काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना है 40, तो वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन कैसे लिखते हैं, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फोर्सेस क्या क्या एक्ट कर रही हैं, टेंशन भी एक्ट कर रही है, वेट भी एक्ट कर रहा है, टेंशन ऊपर है वेट नीचे है, so t minus 2g is equal to change in kinetic energy which is 40। और 10 एक सेकंड, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है ना, तो जो नेट फोर्स है वो फोर्स कितनी होगी, टेंशन माइनस mg मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट विच इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। टेंशन कितना है 40, वेट कितना है 20 इंटू डिस्प्लेसमेंट इज 40, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया 40 बाय 20, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया 2। तो इतना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी बॉडी विच इज 2। अब वर्क डन बाय ग्रेविटी देखो भाई, ग्रेविटी कितनी है 2g, डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 मीटर। वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, वेट मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। वेट कितना हो गया 20, डिस्प्लेसमेंट कितना है 20, सॉरी डिस्प्लेसमेंट 2 है। और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे एक्ट कर रही है, डिस्प्लेस ये ऊपर हो रहा है तो नेगेटिव आएगा, -40 जूल, नहीं है किसी में भी है, इसीलिए ये गलत है। वर्क डन बाय टेंशन देखो, टेंशन कितनी एक्ट कर रही है 40, वर्क डन बाय टेंशन, ऐसे तो लिखोगे ts cos 0, टेंशन कितनी है 40, डिस्प्लेसमेंट कितना है 20, टेंशन भी ऊपर डिस्प्लेसमेंट भी 0, ऊपर एंगल 0 डिग्री 1। इसीलिए कह रहा था फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, फोर्थ करेक्ट। अरे ये सीधी सीधी चीजों में क्यों गड़बड़ कर रहे हो? मतलब अभी से भूलोगे अब तो ये पेपर और टलने वाला है, पता नहीं कब होगा जाके।
तो सिर्फ ये जिसमें जितना ज्यादा पेशेंस है वो अच्छा कर जाएगा, जो रिवाइज कर सकता है रोज रोज। चलो जी रब कर दे इसे, एक और करें। सलील, शमीम, दिव्यांशी हुआ? वाह वरुण बहुत बढ़िया, वहां भी ऐसे ही करना। नासिर वाह। अफान अभी नींद नहीं खुली क्या? अफान है ना क्लास में? अच्छा है आप। चलो जी इसे फिर रब करते हैं। मैं रब कर दूं इसे? वरुण, दमन, जितिन नहीं आया। चलो इसे रब करते हैं और फिर नेक्स्ट डे। एक आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद फिर हम पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट करेंगे। भाई पोटेंशियल एनर्जी के एक काम करो, ये क्वेश्चन लिख लो। ये ना असल में दो पार्ट्स में, डायग्राम भी लेकर आना, इसको जल्दी से लिख लो प्लीज। जल्दी से लिख लो, जब लिख लो तो बताना मुझे, क्योंकि इसका डायग्राम नेक्स्ट पेज पर है। इसे प्लीज जल्दी से लिख लो। जब लिख लो तो बता देना, फिर डायग्राम नेक्स्ट पेज पर है इसका। बिना इसके फिगर के आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। भाई इतना लिख लीजिए तो बताइए मुझे। भाई लिख लिया सबने? जल्दी जल्दी लिखो आमिर। लिख लिया आमिर? हुआ? चलो सॉल्व करो। आंसर्स बताओ चैट रूम में भी। और यहाँ भी।
ठीक है, तो ये दीपांशी का आंसर आया अभी तक। और किसी का आंसर? ओके, नासिर का आया, दो आंसर्स। वरुण 2 मिनट रुक जाओ, अभी सबको ट्राई तो करने दो, इतने जल्दी हार कैसे मान जाएगा? अच्छा, चलो भाई, कुछ आंसर्स आए, बाकी लोग देखिए जिनसे नहीं हो रहा है। देखो, ये 7 दिया है, रेडियस 5 है, तो ये वाला पोर्शन भी 5 होगा, ये भी 5 है। पाइथागोरस लगा कर ही तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया ना। देखो वो कह रहा है पहले स्प्रिंग ए, जब ए पर थी तो अनस्ट्रेच थी, मींस नेचुरल जो लेंथ है स्प्रिंग की वो 7 है। आप इसे खींच के बी तक ले गए, आपने इसे स्ट्रेच कर दिया। ये हाइपोटेनस निकालना है, हाइपोटेनस कैसे निकालोगे? रूट ओवर ये वाली जो साइड है जिसे बेस कहते हैं, 7 + 5 ये तो 12 हो गई, ये 5 है, ये आएगा रूट ओवर 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, सॉरी प्लस 5 स्क्वायर, तो ये 13 आ जाएगा, रूट ओवर 169, ये 13। अनस्ट्रेच्ड लेंथ थी स्प्रिंग की, अनस्ट्रेच्ड लेंथ, स्प्रिंग की जो अनस्ट्रेच्ड लेंथ है, that unstretched length is 7 मीटर। जब आपने उसे स्ट्रेच कर दिया तो जो स्ट्रेच्ड लेंथ हो जाएगी स्प्रिंग की, that stretched length is 13 मीटर। तो स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन आया 13 minus 7 which is 6 मीटर, इतना एक्सटेंशन। अब देखो क्वेश्चन में वो आपसे कह रहा है स्प्रिंग ये बी से लेकर ए तक आ रही है, मोशन जो हो रहा है दैट मोशन इज फ्रॉम बी टू। जब मोशन बी से ए होगा, जब बी पर थी तो इनिशियल एक्सटेंशन कितना था? 6 मीटर। जब ए पर आ गया तो अनस्ट्रेच्ड हो गया,
सारा एक्सटेंशन 0, x2 इज, आप यहाँ वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर दो, वर्क डन बाय स्प्रिंग इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन होता है माइनस हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 थी, फाइनल कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv स्क्वायर। इनिशियल 0 थी क्योंकि इनिशियली बी पॉइंट पर ही रेस्ट में था, वैल्यू रखो माइनस हाफ के x2 which is 0, x1 which is 6 is half mv square। ये कैंसिल हो गया। सो ये आ गया 36 k is mv square, mv स्क्वायर मिल गया, दैट्स फर्स्ट इक्वेशन। उसने क्वेश्चन में आपसे नॉर्मल रिएक्शन पूछा है, तो देखो ये जो कॉलर है ना, ये जो कनेक्टेड है, ये कॉलर ऐसे घूमेगा, कॉलर आ रहा है सर्कुलर ट्रैक, यहाँ आ गया, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती है टुवर्ड्स द सेंटर, नॉर्मल रिएक्शन भी सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट करता है, ये नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन। दोबारा देख लीजिए, ये सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा है ऐसे करके, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगी टुवर्ड्स द सेंटर, इस पॉइंट पर आके नॉर्मल रिएक्शन भी जाता है सरफेस के परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन है। तो बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, तो आप लिख सकते हो नॉर्मल रिएक्शन विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन होगा सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, mv स्क्वायर कितना है 36k, नॉर्मल रिएक्शन हो गया दिस इज 36k डिवाइडेड बाय r, रेडियस इज 5 मीटर, तो नॉर्मल रिएक्शन इज 36 by 5k। भाई कोई पीछे चेक करके बताना मुझे k की वैल्यू क्या थी, कोई एक k की वैल्यू बताओ मुझे, k कितना था, 200, तो आ गया 36 by 5 multiplied by 200, 40। सेंट्रीपिटल फोर्स प्लेन में है और नॉर्मल तो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अरे नहीं सना, नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। देखो अगर ये सर्कल है, ये सरफेस है, तो नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, प्लेन के नहीं होता, सरफेस के परपेंडिकुलर। सेंट्रीपिटल फोर्स भी टुवर्ड्स द सेंटर, है ना, समझ में आया, नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर। हाँ, और ये हॉरिजॉन्टल ऐसे रखा होगा ना, वैसे हमें वर्क बाय ग्रेविटी क्यों नहीं लिया, वर्क बाय ग्रेविटी सिर्फ इसलिए नहीं लिया क्योंकि भाई ये जो डिस्क है ना, ये ऐसे रखी हुई है, अर्थ की सरफेस पर रखी हुई है, यहाँ पर और यहाँ पर कुछ हाइट पर लेकर नहीं गया मैं इसे। अब ये क्वेश्चन में मेंशन है कि ये जो डिस्क रखी है ये हॉरिजॉन्टल रखी है, भाई रब करें इसे, कुछ आगे बढ़ते हैं, कुछ नया सीखते हैं। हाँ इतना लिखने तो, आप रिटन पार्ट लिखा क्यों नहीं था जब मैं कह रहा था, रुको रुको रुको, पहले सबको लिखने दो, इतना तो लिखना दो। भाई इतना हो जाए तो बताओ मुझे, इसे रब करते हैं फिर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी।
इतना हो जाए बताइए मुझे, इसे रब करते हैं फिर आगे पोटेंशियल एनर्जी करते हैं। इसे मैं रब कर रहा हूँ। सलील शमीम हो गया इतना। अपने आमिर जल्दी से चेक करो क्या रह गया था तुम्हारा। आमिर दिख गया जो मिस हुआ था? चलिए न्यूमेरिकल्स खत्म हुए, थ्योरी का। सो वर्क एनर्जी थ्योरम के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। द नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट होगा विद वर्क एनर्जी थ्योरम। पोटेंशियल एनर्जी से पहले जरा कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। देखिए कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब है वो फोर्स जिस फोर्स के लिए वर्क डन पाथ से इंडिपेंडेंट होगा। कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स मींस वो फोर्स है जिसमें वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। It depends only on initial and final position. It depends only on initial and final position. वर्क डन पाथ से इंडिपेंडेंट है, वर्क डन सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा। ऐसी फोर्सेस को आप कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स इज ग्रेविटी, इलेक्ट्रिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग में जो इलास्टिक फोर्स डेवलप होगी। सो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ का मतलब है अगर मैंने ये पॉइंट ए ले लिया एंड दिस इज पॉइंट बी, मैं ए से बी बॉडी को किसी भी पाथ से लेके जाऊं, मैं फर्स्ट पाथ से लेके जा रहा हूं, ए से लेकर बी तक बॉडी को सेकंड पाथ से लेकर जा रहे हैं, या ए से बी बॉडी को थर्ड पाथ से लेकर जा रहे हैं, हर पाथ के लिए वर्क डन सेम रहेगा। अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3, हर पाथ के लिए वर्क डन सेम रहता है, तो आप कहोगे फोर्स इज कंजर्वेटिव। सिर्फ वर्क डन डिपेंड करेगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन। एक प्रॉपर्टी और है कंजर्वेटिव फोर्स की कि अगर एक क्लोज पाथ है, वर्क डन फॉर क्लोज पाथ इज 0। वर्क डन फॉर अ क्लोज पाथ। तो अगर मैं आपको एक क्लोज पाथ दे दूं, इस क्लोज पाथ के लिए जो वर्क डन होगा मींस एफ डॉट डी आर, दैट वर्क डन इज। क्लोज पाथ मींस आपने ए से स्टार्ट किया, आप बॉडी को ए से लेकर बी तक गए, फिर वापस आप बी से ए ले आए,
जहां से स्टार्ट किया था घूम फिर कर दोबारा उसी जगह। अगर ऐसा हो रहा है तो जो फोर्सेस होंगी दोस फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। एक चीज और याद रखिएगा, अगर फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस तो हमेशा कंजर्वेटिव इज एन एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव। 1/r² टाइप जो फोर्सेस होंगी एन एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव। टू चेक कंजर्वेटिव नेचर, अगर वो आपको कोई फोर्स देते हैं और कहता है चेक करो इट्स कंजर्वेटिव और टू चेक कंजर्वेटिव नेचर, टू चेक कंजर्वेटिव नेचर, भाई अगर आपको ये चेक करना है कि फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं, आप सिर्फ ये चेक करोगे। वर्क डन में आपको सिखा चुका हूं, आपको ये चेक करना है कि फॉर अ क्लोज पाथ वर्क डन 0 है या, अगर वर्क डन 0 है दैट मींस फोर्स इज कंजर्वेटिव, अदरवाइज फोर्स कंजर्वेटिव नहीं। नहीं, फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव, फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव। अब देखिए नेक्स्ट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन, अच्छा एक एक कंजर्वेटिव फोर्स में एक चीज और याद रखिएगा, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जो भी वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, against conservative force stored in form of potential energy। कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जो भी वर्क डन होगा वो सारा का सारा वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर है। नेक्स्ट देखिए नॉन कंजर्वेटिव, उल्टा हो जाएगा, वर्क डन पाथ पे डिपेंड करेगा, वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ। अलग अलग पाथ के लिए वर्क डन अलग होगा। जैसे अगर मैं ए से लेकर बी तक जा रहा हूँ, एक पाथ ये लिया मैंने पाथ 1, एक पाथ ये लिया पाथ 2 और एक ये ले गया पाथ 3। पाथ 1 में वर्क डन, पाथ 2 में वर्क डन, पाथ 3 में, तीनों में वर्क डन अलग अलग, वर्क डन पाथ पर डिपेंड करता है। इसका एग्जांपल है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव। क्लोज पाथ में वर्क डन 0 नहीं होगा, वर्क डन फॉर अ क्लोज पाथ 0 नहीं आएगा, वर्क डन क्लोज पाथ में नॉन जीरो। तो ये तो बेसिक डेफिनेशन है कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव की। इसका ख्याल रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है कोई पर्टिकुलर फोर्स देगा और कहेगा डिसाइड करो ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं, तो आप सिर्फ ऐसे ही चेक करेंगे, क्लोज पाथ के लिए वर्क डन लेंगे, अगर वर्क डन 0 आता है दैट मींस फोर्स इज कंजर्वेटिव, अदरवाइज नॉन कंजर्वेटिव। इतना लिखिए, फिर पोटेंशियल एनर्जी देखो। दमन, सलीम, हो गया इतना? शमीम, दमन हुआ इतना? इसके बाद देखो पोटेंशियल एनर्जी। सना अब तो वो इरेज हो गया, अब तो उसे लाना बड़ा मुश्किल है। पोटेंशियल एनर्जी
और एग्जांपल्स हैं, टेंशन इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, विस्कोसिटी इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ज्यादातर जो फोर्सेस मिलेंगी दे आर नॉन कंजर्वेटिव। नेक्स्ट देखिए पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप वन लाइन में कॉज लोगे ना पोटेंशियल एनर्जी का, इट्स ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। जब भी आपके सिस्टम में कोई कंजर्वेटिव फोर्स आएगी, उस कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आनी शुरू होगी। देखो जैसे अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है, सो यू हैव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, you have gravitational potential energy. Gravitational force is conservative, so you have gravitational potential energy. You have electric potential energy. अगर कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से उसी टाइप की पोटेंशियल एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव है। जब भी कोई कंजर्वेटिव फोर्स आएगी, उसके कोरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी है। अब एक चीज और याद रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की प्रॉपर्टी है, एक बॉडी के लिए प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी इज प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। जैसे अगर मैं mgh लिखता हूं, तो mgh सिर्फ मास की पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, mgh अर्थ मास सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, एक सिस्टम की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट यहां भी एक थ्योरम आती है, वर्क पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम, वर्क पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम। तो ये थ्योरम आपको बताएगी कि मैथमेटिकली आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कैसे करोगे, वर्क पोटेंशियल एनर्जी। तो ये वर्क पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम कहती है कि जो वर्क डन होगा, दिस इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल। वर्क डन इज चेंज इन पोटेंशियल। देखो इसे कैसे यूज करते हैं, मान लो एक पॉइंट है ए, दिस इज पॉइंट बी। ए पॉइंट पर कुछ पोटेंशियल एनर्जी यू है, बी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी इज यू। तो जो पोटेंशियल, अगर आप सिस्टम को ए से बी लेकर जा रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स कुछ वर्क डन कर रही है, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी बाय एक्सटर्नल फोर्स इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। Change in potential energy means potential energy at B minus potential energy at। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर A से B जो वर्क डन आप कैलकुलेट कर रहे हैं, दिस इज वर्क डन ड्यू टू सम इंटरनल फोर्स, सो दिस इज अगेन इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी व्हिच इज UB minus U। बस ये होगा जब आप वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स लेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब जिन लोगों को इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स समझने में प्रॉब्लम होती है, मान लो मास है अर्थ, इसको डाउनवर्ड्स पुल कर रही होगी बाय फोर्स mg, दिस इज ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। आप इसे ऊपर लेकर जा रहे हैं यूजिंग अ फोर्स F एक्सटर्नल। तो जो वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स है ना, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स मींस अर्थ इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई करेगी, ये जो फोर्स है अर्थ ने जो अप्लाई करी दैट इज इंटरनल, और बाहर से जो आप अप्लाई कर रहे हो दैट इज एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल देखने के लिए एक चीज और याद रखिए, सबसे पहले अपना सिस्टम डिसाइड किया। यहाँ जो आपका सिस्टम है, योर सिस्टम इज अर्थ प्लस मास, अर्थ प्लस मास का आपको सिस्टम दिया हुआ है। सिस्टम जो फोर्स अप्लाई करेगा, फोर्स अप्लाइड बाय सिस्टम,
सिस्टम जो फोर्स अप्लाई करेगा दैट फोर्स इज इंटरनल। ये जो एक्सटर्नल फोर्स है, सिस्टम के बाहर जो कुछ भी है, वो जो फोर्स अप्लाई करेगा दैट इज एक्सटर्नल। फोर्स अप्लाइड बाय एजेंसी अदर देन सिस्टम। सिस्टम के अलावा जो भी एजेंसी फोर्स अप्लाई करेगी दैट फोर्स इज एक्सटर्नल। तो सिस्टम ने जो अप्लाई किया वो इंटरनल, सिस्टम के अलावा जो एजेंसी है वो जो फोर्स अप्लाई कर रही है दैट फोर्स इज एक्सटर्नल। तो अगर आप वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ले रहे हो तो इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इतना लिखिए, ये आप चूज करेंगे। आप मान लीजिए आपको अर्थ मास सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो अर्थ और मास आपका सिस्टम है। ये सिस्टम की चॉइस आपके हाथ में, प्रॉब्लम पर डिपेंड करता है कि आप क्या कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है वरुण, ये सिस्टम आप पर डिपेंड करेगा, प्रॉब्लम पर डिपेंड करेगा। इतना हुआ तो बताओ, इसे रब करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नहीं सलमान, कहीं स्टोर नहीं होती। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट ही नहीं करती। फ्रिक्शन की कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी सलमान। इसे रब कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट देखिए, अगर आप रेफरेंस पॉइंट किसी ऐसी जगह ले जाओ, मान लो मैंने वर्क डन फ्रॉम ए टू बी लिया, work done by external force which is change in potential energy which is ub minus u। तो ub minus ua को ऐसे भी लिखते हैं, this is potential energy at b, potential energy at b with respect to b पर potential energy a की रिस्पेक्ट। ये जो a है, इस a को कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। और आपने ये जो कैलकुलेट किया, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। अगर मुझे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, डिफरेंस नहीं चाहिए, तो आपका जो रेफरेंस पॉइंट है, किसी ऐसी जगह ले जाओ ताकि पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो। अब ये पॉइंट जीरो इंफिनिटी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस आपने कैलकुलेट किया। अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछेगा पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो आप रेफरेंस पॉइंट ए को किसी ऐसी जगह ले जाओ जहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो। अब ये ए पॉइंट कुछ भी हो सकता है, दिस ए कुड बी इंफिनिटी, और ए कुछ और भी हो सकता है, ए कैन बी अ जनरल पॉइंट। जरूरी नहीं है कि ए हमेशा इंफिनिटी पर ले जाए, जरूरी नहीं होता इंफिनिटी। ए आप कुछ ऐसा चूज करोगे जहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो। इसके बाद एक चीज और है, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल। और इन चीजों को ऐसे करोगे, इसके बाद जो न्यूमेरिकल है वो आप अटेम्प्ट कर पाए। फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। सो फोर्स आप ऐसे लिख सकते हैं, F इज माइनस ऑफ du ओवर dr। पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्रेडियंट होगा वो ग्रेडियंट आपको फोर्स देगा। 12 के सिलेबस में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, वो यहीं से इंस्पायर्ड होता है। फोर्स इज ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, जब आप पोटेंशियल एनर्जी को r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो फोर्स का भी r कंपोनेंट मिलेगा। This is component of F along R. This is component of force F
along r। जब आप माइनस ऑफ डी यू ओवर डी आर लिखेंगे तो फोर्स का टोटल फोर्स नहीं आएगी, फोर्स का एक कंपोनेंट आएगा विच इज अलोंग आर। सो एफ आर इज कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ अलोंग आर। अब मान लो अगर आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है, इफ पोटेंशियल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। इसको दोबारा देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जब आप पोटेंशियल एनर्जी को आर की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो फोर्स का आर के अलोंग कॉम्पोनेंट होगा। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी को थीटा की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो फोर्स थीटा के अलोंग होगा। अगर पोटेंशियल एनर्जी एक्स वाई जेड सबका फंक्शन है, मींस पोटेंशियल एनर्जी एक्स का भी फंक्शन है, वाई भी आ रहा है, जेड भी आ रहा है, तो फोर्स एक्स के, इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी आर, कोई सेपरेशन ले लो, कोई डायरेक्शन ले लो आर, कोई भी जनरल डायरेक्शन को मैं आर कह, आर एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, इन बिटवीन भी कुछ हो सकता है, आर कोई भी डायरेक्शन। अगर पोटेंशियल एनर्जी एक्स वाई जेड सबका फंक्शन है, दैट मींस पोटेंशियल एनर्जी एक्स के अलोंग भी चेंज कर रही है, वाई के अलोंग भी चेंज कर रही है, जेड के अलोंग भी चेंज कर रही है। अगर पोटेंशियल एनर्जी तीनों डायरेक्शंस के अलोंग चेंज कर रही है तो फोर्स का एक्स के अलोंग भी कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा, वाई के अलोंग भी एग्जिस्ट करेगा, जेड के अलोंग भी एग्जिस्ट करेगा। तो आप फोर्स का एक्स कंपोनेंट लिख सकते हैं, इट्स माइनस ऑफ डेल्टा यू ओवर डेल्टा एक्स। ये डेल्टा शो कर रहा है, दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव, डेल्टा यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव शो करेगा। एफ वाई अगर आपको चाहिए, एफ वाई इज माइनस ऑफ delta u over delta y, where u is a function of x, y and z। ऐसे ही आप fz ले सकते हैं, which is minus of delta u over delta z, where u is a function of x, y and z। तो फोर्स का x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट, तीनों कंपोनेंट्स आपने कैलकुलेट कर लिए, दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव। जो नेट फोर्स होगी, that net force is sum of all, means force along x axis, force along y axis, force along z axis, इन सब का सम होगा which is net force। इतना लिखो, फिर देखते हैं यहाँ से स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करें। इस एक्सप्रेशन को यूज कर ग्राफ से स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे डिसाइड करते हैं, इतना लिखिए। इतना हुआ, रब कर दूं इसे। रजा, इसे रब करूं। अब देखो, अगर किसी रीजन में पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट हो जाए तो जो फोर्स होगी, दैट फोर्स विल बी जीरो। आप कहोगे योर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अगर किसी रीजन में पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट हो जाए, दैट मींस फोर्स जीरो हो जाएगा।
सो इक्विलिब्रियम ऐसे भी चेक करते हैं. फॉर इक्विलिब्रियम du over dr should be equal to 0. This is for equilibrium. इक्विलिब्रियम चेक करने के लिए du over dr 0 होगा, पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेटिव 0 होगा अगर इक्विलिब्रियम हो रहा है. इसके बाद देखो अगर मैं आपको एक ग्राफ दे दूं, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर ग्राफ गिवन, और इस ग्राफ से फोर्स का डायरेक्शन पूछेगा आपसे. दिस इज आर, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी यू. ग्राफ गिवन है यू वर्सेस आर ग्राफ, ऐसे डिक्रीज हुआ, फिर कांस्टेंट हो गया, फिर ऐसे चला. उसने अलग अलग रीजन्स दिए. ए से बी का एक रीजन दिया, बी से सी का एक रीजन दिया, सी से डी का एक रीजन दिया. क्वेश्चन मान लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स चाहिए ए से बी में. देखिए ए से बी में पोटेंशियल एनर्जी सीधा दिख रहा है ग्राफ में, वाई कोऑर्डिनेट कम हो रहा है, यू डिक्रीज कर रहा है. दैट मींस du ओवर dr डिक्रीज कर रहा है. दैट मींस du ओवर dr कैसा आएगा? नेगेटिव. फोर्स क्या होता है? फोर्स इज माइनस ऑफ du ओवर dr. भाई du ओवर dr अगर नेगेटिव है, ये टर्म अगर नेगेटिव है, तो फोर्स कैसी होगी? फोर्स विल बी पॉजिटिव. पॉजिटिव फोर्स का मतलब है फोर्स इज अलोंग प्लस एक्स एक्सिस. भाई ये बताओ, इतना आया समझ में? इतना पोर्शन ग्राफ को, आप ग्राफ का डायरेक्शन ऑफ फोर्स देगा. आरिशा क्लियर है ये? ए टू बी जब आप जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है. पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होने का मतलब है du ओवर dr नेगेटिव होगा. du ओवर dr नेगेटिव होने का मतलब है फोर्स पॉजिटिव. हम सिर्फ फोर्स का डायरेक्शन डिसाइड कर रहे हैं. हम जस्ट ये देख रहे हैं कि ग्राफ देखकर डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे डिसाइड करें. आरिशा, उमामा क्लियर है ये? इसमें डाउट किसी को? इसे मैं यूज करूंगा नेक्स्ट न्यूमेरिकल में. ए से लेकर बी तक पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है. पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होने का मतलब है du ओवर dr इज नेगेटिव, चेंज नेगेटिव. फोर्स होता है माइनस ऑफ du ओवर dr. अगर du ओवर dr नेगेटिव तो फोर्स पॉजिटिव. भाई ये क्लियर हुआ सबका? शमीम, सलील, बी से सी में देखो. दमन जरा मुझे ये बताओ, बी से सी में क्या हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कांस्टेंट है बी से सी में? दमन, बी से सी जब जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या चल रहा है? इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, या कांस्टेंट? कांस्टेंट. अगर पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट, दैट मींस फोर्स इज जीरो. मींस बी से सी वाला जो रीजन है, ये रीजन आपको इक्विलिब्रियम शो करेगा. सी से डी देखो, सी से डी जब जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है. du ओवर dr जो होगा, दैट du ओवर dr इज पॉजिटिव. फोर्स इज माइनस ऑफ du ओवर dr. तो यहाँ जो फोर्स आएगी ना, दैट फोर्स इज नेगेटिव. भाई फोर्स इज माइनस ऑफ du ओवर dr, du ओवर dr पॉजिटिव तो फोर्स नेगेटिव. इसका मतलब है फोर्स एक्ट कर रही है नेगेटिव एक्स एक्सिस के. फोर्स है नेगेटिव एक्स एक्सिस. तो जस्ट ये ग्राफ देखकर आप डिसाइड कर सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है. इतना लेकिन न्यूमेरिकल्स देखते हैं, इतने कॉन्सेप्ट जितना कराया मैंने आपको, इस पर न्यूमेरिकल्स कैसे.
पहले एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया जितना हमने करा है। A conservative force देखो 1/r² वाला फंक्शन हमेशा कंजर्वेटिव होगा, k/r², k इज कांस्टेंट। कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन यू आर assuming zero potential energy at r equal to r0। सेकेंड आपको चाहिए पोटेंशियल एनर्जी। देखो अभी मैं कोई पर्टिकुलर टाइप की पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस नहीं कर रहा, जनरल फॉर्म कर रहे हैं बिल्कुल। r इक्वल टू इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी। चलिए बहुत थ्योरी करा दी, इसे सॉल्व करके बताइए मुझे क्या रहा है। वरुण फाइनल डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ए से बी में फोर्स नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉ, बी से सी में फोर्स जीरो, नहीं सॉरी, ए से बी में फोर्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉ, बी से सी में फोर्स जीरो, सी से डी में फोर्स नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉ। तो फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इट्स लाइक ऑसिलेशन। बेसिकली ऐसे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कर्व है जो ऑसिलेट कर रहा है। बताओ भाई ए और बी के आंसर्स बताओ मुझे क्या रहे। ए पार्ट आ रहा है -k/r, गलत आ रहा है, गलत आ रहा है। तुम लोग ना सुनते नहीं हो, हमेशा अपनी इंट्यूशन से काम करते हो। जरा पलट के देखो, गलत आ रहा है, सबका गलत आ रहा है। फर्स्ट किसी एक का भी तो सही नहीं है। हाँ सोयदा का सही है, बी भी गलत आ रहा है, अफान का भी बी गलत है, शगुन का भी बी गलत है। अरे पढ़ो, मैंने जीरो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में क्या कराया था। अगर ये गलती करानी होती तो ये पिछले 15 मिनट मैंने बर्बाद क्यों करे। पढ़ो जरा, जीरो पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब था। मैंने कहीं लिखवाया था कि हमेशा इन्फिनिटी पर जीरो होगी। सिर्फ एक सोयदा सही कर रही है, सब गड़बड़ था। हाँ अब सही है, फर्स्ट पार्ट भी सही करो, समझ, फर्स्ट पार्ट भी गलत है तुम्हारा। लिखवाया था मैंने कहीं, रेफरेंस पॉइंट क्या चीज है। अब सही है, समझ। फर्स्ट अटेम्प्ट में सही करने की आदत डालो, वरना नेगेटिव मार्किंग में सब चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। जब निकलोगे एग्जाम सेंटर से तो लगेगा बहुत कुछ हो गया, घर पहुंचते पहुंचते नेगेटिव में रह जाएगा। हाँ वरुण, आरिशा, दिव्यांशी, अमरीश, आंसर्स का है। देख लो सना, क्यूब आ रहा है तो क्यूब लगा दो।
हाँ आमिर अब सही है। शमीम, दमन, दिव्यांशी। है ना, तुम घर पे बैठे बैठे क्या डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का फर्क भी भूल गए? है ना, घर बैठे बैठे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का फर्क भी खत्म हो गया। भाई देखो, फोर्स गिवन है F इज K बाय आर स्क्वायर। जो फोर्स गिवन है वो इंटरनल है, जो सिस्टम की फोर्स है ना इंटरनल है। इंटरनल बताया था, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऐसे लिखते हैं, फाइनल माइनस रेफरेंस पॉइंट, आर नॉट पर रेफरेंस पॉइंट दिया। हमेशा याद रखना ये फाइनल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है। अब आंसर सही आ रहे हैं, तो इट्स माइनस ऑफ एफ डी आर। अब पास तुम्हारा शायद अब तक नहीं आया। इस इंटीग्रल इज फ्रॉम आर नॉट टू आर विच इज यू आर माइनस यू आर नॉट। वर्क डन तो ऐसे ही निकालते हैं ना, एफ डी आर। ये इनिशियल है, ये आर फाइनल है, आर नॉट से आर इंटीग्रेट कर दिया, माइनस आर नॉट से आर, इट्स के बाय आर स्क्वायर डी आर, इट्स u potential energy at position r minus potential energy at r। इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे, देखिए माइनस के तो चला गया बाहर, 1/r² का इंटीग्रल होता है -1/r। लिमिट इज फ्रॉम r नॉट टू r which is potential energy at position r minus potential energy at position r नॉट। माइनस माइनस प्लस हो गया, के चला गया बाहर, 1/r minus 1/r नॉट is potential energy at position r minus potential energy at r। ये आ गया डिफरेंस। अब उसने कहा हुआ है जीरो पोटेंशियल एनर्जी आर इक्वल टू आर नॉट, मीन्स ये आपको क्वेश्चन में ही उसने जीरो दिया, तो ये आ गया के बाय आर माइनस के बाय आर नॉट इज इक्वल टू आर। भाई एट अ पोजीशन आर पोटेंशियल एनर्जी आ गई, इट्स के बाय आर माइनस के बाय आर नॉट। हाँ तुमसे यही तो कह रहा हूँ ना, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का फर्क ही खत्म हो गया। आर इक्वल टू आर नॉट पर चाहिए, आर इक्वल टू इन्फिनिटी रख दो उठाकर यहाँ, तो ये आ जाएगा के बाय इन्फिनिटी माइनस के बाय आर नॉट। 1/इंफिनिटी 0, ये चला गया माइनस के बाय आर। ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी इन्फिनिटी पर। चलो भाई इतना लिखो तुम लोग, जब तक मैं एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं डाउट्स लेता हूँ, अगर किसी का डाउट है पहले इसको लिख लो क्वेश्चन को। फोर्स बिटवीन two atoms in a diatomic molecule
in a diatomic molecule can be represented by potential energy function देखो अब आगे से ना फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी को बहुत अलग तरह से नहीं लेगा अब एक सा करके दे देगा u नॉट a by x to the power 12 minus twice of a by x to the power 6 u naught and alpha are constants आपसे पहली चीज पूछ रहा है एट व्हाट वैल्यू एक्स पोटेंशियल एनर्जी जीरो इसमें गलत ना हो वैल्यू है एक्स यू इज जीरो अब उसी वैल्यू पर फोर्स निकाल दो फोर्स एफ एक्स भाई जो एक्स की वैल्यू निकाली उस पर फोर्स निकाल दो तीसरा at what value of x potential energy is minimum at what value of x potential energy is minimum potential energy is minimum चलो भाई करो इतना हाँ भाई जिन लोगों के डाउट्स हैं अल्फा हाँ वरुण इन्फिनिटी फाइनल पर मानेंगे यस यही पूछ रहे हो आर इन्फिनिटी यस फाइनल मानेंगे क्योंकि रेफरेंस पॉइंट तो आर नॉट है माइनस ऑफ डी यू ओवर डी आर से नहीं अलमास जब अगर इस लास्ट वाले न्यूमेरिकल की तुम बात कर रहे हो तो यहाँ तो यार पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है तो फोर्स कैलकुलेट करेगा तो कोई भला नहीं होगा ए है या अल्फा है अच्छा मैंने ए बना दिया ए ले लो वरुण सब ए है यू नॉट एंड ए आर जल्दी जल्दी आंसर लिख कर रख दो समझ का देखो आंसर आ भी गया एक अब ये सही कर रहा है करो जी करो आगे भी करो जल्दी जल्दी हाँ अलमास वही तो करा है देखो एफडीआर लिख कर ही तो इंटीग्रेट करा है मैंने वही काम तो तुम कह रहे हो अलमास जो तुम कह रहे हो वही तो करा है मैंने और क्या करा है देखो वर्क डन है कि एफडीआर ही तो है मतलब जिस तरह से तुम एनालाइज कर रहे हो उसी से तो वर्क डन बन जाएगा आमिर दो रूट्स आ रही है अच्छा
आरिशा का चैट रूम नहीं खुल रहा है। आरिशा, आरिशा से कहो मामा एक बार लॉग आउट करे और फिर लॉग इन करे। एक बार कहो ये ट्राई करे, लॉग आउट करे और फिर लॉग इन करे, नहीं तो फिर मैं उसे अनम्यूट करता हूँ। नहीं हो रहा है, रुको मैं आरिशा को अनम्यूट ही करता हूँ। आरिशा तुम्हें अनम्यूट होना है। देखो भाई आसान आसान सी कहानी है, चलो चेक करते हैं। पहला, एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स यू इज जीरो। ए में तो सीधा सीधा काम है यार, यू को जीरो से इक्वेट कर दो, तो ये आ गया यू नॉट a by x to the power 12 minus twice of a by x to the power 6 is equal to 0। ये u नॉट यहाँ जाकर 0 हो जाएगा, सो ये बच गया a by x to the power 12 is equal to twice of a by x to the power 6। So a by x to the power 12 minus 2 a by x to the power 6। सॉरी सॉरी सॉरी, क्या कर रहा हूँ भाई, ये 12 था, ये 6 था, पावर इधर 6 हो जाएगी, सो यू हैव a by x to the power 6 which is 2। So this is a to the power 6 x to the power 6 which is 2, x to the power 6 आ गया a to the power 6 by 2, x हो गया it's a divided by 2 to the power 1 by 6। तो ये वो x की वैल्यू है जिसके लिए पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। फोर्स Fx चाहिए भाई, Fx के लिए माइनस ऑफ du ओवर dx डिफरेंशिएट कर दो। Fx के लिए बस इससे डिफरेंशिएट कर दो। अब जब तुम इसे डिफरेंशिएट कर दोगे, इसको जब डिफरेंशिएट करोगे, ये तो आएगा u नॉट, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 12 a by x to the power 11, फिर तुम्हें 1 by x को भी डिफरेंशिएट करना है। माइनस इट्स a by x स्क्वायर माइनस दिस इज 2a by x to the power 6। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 a by x to the power 5।
इसे डिफरेंशिएट किया, बचा a by x, a by x का डेरिवेटिव इज माइनस a by x स्क्वायर। सिर्फ डिफरेंशिएट कर दिया, फोर्स आ गई। तीसरा है कहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। पोटेंशियल एनर्जी उस जगह मिनिमम होगी जहाँ एफ एक्स 0 हो जाएगा। पुट एफ एक्स इक्वल टू 0, यहां से जो भी x आएगा वहां पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। अच्छा हाँ, एक नेगेटिव ये रहा, ये नेगेटिव। एक रियल मॉलिक्यूल में ना पोटेंशियल एनर्जी का एग्जैक्ट फंक्शन यही होता है, बिल्कुल एक रियल मॉलिक्यूल का फंक्शन है। डायटोमिक मॉलिक्यूल में पोटेंशियल एनर्जी ऐसी इन्फिनिटी क्यों नहीं होगा। इन्फिनिटी क्यों होगा आमिर, तुम्हें रेफरेंस पॉइंट थोड़ी ना दिया। रूट्स को देखे तो, हाँ रूट्स को देखे तो आ जाएगा, लेकिन एक डायटोमिक मॉलिक्यूल में दो मॉलिक्यूल्स तो फाइनाइट सेपरेशन पर है, इनके बीच में कहीं निकालना है, इनके आसपास जाकर पोटेंशियल एनर्जी इनके बीच में कहां से। ऐसे तो तुम बहुत रूट्स निकाल सकते हो, या तो कई रूट्स आ जाएंगे। चलो भाई इसे आज यही छोड़ेंगे। एनसीईआरटी उठाओ जरा आज, जिन लोगों को पोटेंशियल एनर्जी बहुत क्लियर नहीं है, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 उठाइए। हाँ कैंसिल हो जाएंगी कुछ चीजें, कुछ कैंसिल हो जाएगा, कुछ कॉमन आ जाएगा। वैसे x कैंसिल तो नहीं होगा, कैसे कैंसिल होगा, देखो यहाँ भी डिनोमिनेटर सलमान, यहाँ भी डिनोमिनेटर है। अच्छा एनसीईआरटी उठाइए, एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 6 जो दिया हुआ है उसे करिए, चैप्टर नंबर 6 ऑफ एनसीईआरटी। इसे पढ़िए जरा एक बार, पोटेंशियल एनर्जी यहां से पढ़िए। हाँ ए इसकी हाँ वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से x की जगह है 2/1/6, तो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए भाई आज यही छोड़ते हैं, कल फिर कंटिन्यू करेंगे इसी को। तो अब सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कराना है तुम्हें, फिर खत्म। चलो आज यही छोड़ते हैं। चलो ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ कल भी मेरी क्लास है, कल मेरी क्लास है सेम टाइम।